हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अब बस बचे हैं थोड़े से दिन। मेरे बच्चों, हिम्मत नहीं हारना है। आप ये नहीं भूले कि आपने पूरे साल में बहुत मेहनत करी है अपनी इस एग्जामिनेशन के लिए। बच्चे आखिरी मोमेंट पर आके हिम्मत हार जाते हैं, जिनकी वजह से उनका अच्छा जाने वाला पेपर भी खराब चला जाता है। इसी कड़ी में मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। बिहार बोर्ड के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बच्चों के एग्जाम के पहले कोई टीचर इतना सीरियस है अपने बच्चों को लेकर के। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एग्जामिनेशन आज से 10 दिन के बाद शुरू होने चले जाएंगे, तो अब वक्त है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का। आपको किसी भी प्रकार की कोई नई चीजों को करने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी आपने पढ़ा है उसी को बार 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 आप रिवीजन करें और अपने ऊपर विश्वास रखें कि आपको सब आता है। रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। जिन बच्चों ने मेरे से क्लास करी है उनको मैंने एक एक टेक्निक्स एंड टिप्स बताए हैं, वो सारे टिप्स एंड टेक्निक्स आप याद रखें। सबसे पहले मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच पाए। आपके एग्जाम के दौरान भी मैं आपसे आऊंगा बातें करने के लिए, आपसे डिस्कशन करूंगा, क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा, अगले पेपर की स्ट्रैटेजी बताऊंगा। एक एक चीज मैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए करने वाला हूं, जिससे उनका पेपर बहुत अच्छा जाए, जिससे उनका पेपर बहुत अच्छा जाए। कोई भी कमी ड्रीमर कॉमर्स एकेडमी आपके डेवलपमेंट के लिए, आर्ट्स के बच्चों के लिए भी कोई भी कमी छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें कि मेरे द्वारा अपलोडेड वीडियो आप तक सबसे पहुंचे। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो 2022 में बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं। मैं आपको करवाने वाला हूं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मॉडल टेस्ट पेपर। मॉडल टेस्ट पेपर इकोनॉमिक्स का। देखो बच्चों, आपका चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, लेकिन क्वेश्चन को करने का एक अपना पैटर्न होता है। चाहे आप साइंस स्ट्रीम के हो या कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो, फिलहाल अभी के लिए आप मेरी बातों को सुन लो, जरूरी चीज है। क्वेश्चन को करने का एक पैटर्न होता है। बिहार बोर्ड में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, आपको सिर्फ 50 करने हैं, 50 नहीं करने हैं। तो आपको बैल की तरह मेहनत नहीं करना है ऐसे वक्त पर। जो चैप्टर लग रहा है कि आपके लिए मुश्किल होने वाला है, उस चैप्टर पर आप अभी फोकस ना करें, उस चैप्टर को छोड़ के उन चैप्टर पर फोकस करें जो चैप्टर आपका बहुत अच्छा है। 50% का मार्जिन बिहार बोर्ड आपको क्वेश्चन पेपर में देने वाला है, तो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, चाहे आप जिस भी सब्जेक्ट के हो। चलो, अब आओ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करते हैं। जिन बच्चों ने मेरी क्लास करी है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो सारे टिप्स एंड टेक्निक्स जानते हैं। मैं अभी बताऊंगा तो उनका रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन वो बच्चे जो क्लास नहीं कर पाए, बिहार के कोने कोने के वो बच्चे जो मुझसे नहीं जुड़ पाए, उनको भी मैं आज बताने वाला हूं कि इकोनॉमिक्स के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा चैप्टर आपको छोड़ के जाना है, कौन से चैप्टर पर आपको ज्यादा फोकस करना है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओ। बिहार में मैं अक्सर बच्चों को देखता हूं, इकोनॉमिक्स को लेकर के उनके मन में एक फियर फैक्टर होता है, जबकि मैं बता देना चाहता हूं कि ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जो बच्चा इसमें हल्का सा टेक्निकल चीजों को समझता है और ढंग से पढ़ाई करता है, इस सब्जेक्ट में वो सबसे ज्यादा नंबर स्कोर कर सकता है। लेकिन इस फियर फैक्टर होने के कई सारे कारण भी हैं। आपको शुरू से कभी गाइडेंस मिला नहीं, कभी कोई टीचर आपको मोटिवेट करता दिखा नहीं कि आपको ये सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहिए। आप बिहार के चाहे जिस भी कोने में रहते हो, जिस भी कस्बे में रहते हो, जिस भी जिले में रहते हो, जिस भी प्रखंड में रहते हो, फर्क नहीं पड़ता। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों, जो हर उस बच्चे तक पहुंच जाए जो आर्ट्स लेकर के पढ़ रहा है और जिसके पास इकोनॉमिक्स है, जो कॉमर्स लेके पढ़ रहा है जिसके पास इकोनॉमिक्स है। ठीक है बच्चों, मैं कॉमर्स के बच्चों के लिए प्रयास करूंगा कि इसके बाद एक अकाउंटेंसी की भी सीरीज लेकर के आऊं। फिलहाल अपने इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करते हैं, सारे टिप्स एंड टेक्निक्स को जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हमको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करने हैं, किसको करने हैं, किसको छोड़ने हैं।
ठीक है बच्चों, आओ मैं थोड़े से डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहली बात मैं थोड़ा सा आपसे पेपर का स्ट्रक्चर एक बार डिस्कस कर लेता हूं। आपके एग्जामिनेशन में बच्चों, आपके एग्जामिनेशन में अगर मैं बात करूं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो आपके पेपर में बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो आपके पेपर में बच्चों, आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों? 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। और इस 100 क्वेश्चंस में आपको करने होते हैं सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन। तो टेंशन की क्या बात है? टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। देखो, आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों माध्यम के बच्चे मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए फायदेमंद है। सबसे पहले आप गांठ बांध लो, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो आपसे पूछेगा कि बताओ ये किसने कहा, कीन्स ने कहा, कि मार्शल ने कहा, कि मार्शल ने कहा, कि पिगो ने कहा। ऐसे अनेकों क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे जो आपसे नाम पूछ रहा होगा कि ये किसने कहा, वो किसने कहा। तो बहुत अच्छे बच्चे की तरह, बहुत सालीन बच्चों की तरह आपको इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना है एग्जाम में। और रिवीजन के वक्त भी आप इस पर टेंशन नहीं लो। हमारे पास 50 क्वेश्चन छोड़ने का मार्जिन है, 50 क्वेश्चंस को छोड़ने का बच्चों मार्जिन हमारे पास अवेलेबल है। तो नाम वाले क्वेश्चन, चाहे देखो आपको माइक्रो पढ़ना है, माइक्रो और दूसरा मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो पढ़ना है, तो व्यष्टि और समष्टि, ठीक है। मैक्रो को कहते हैं हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र और माइक्रो को कहते हैं बच्चों व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो इन दोनों ही किताब को मिला के आप मान के चलिए नाम बेस्ड क्वेश्चन लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 10 से 12 क्वेश्चन। और इसके चक्कर में मेरे बच्चे ना जाने क्यों परेशान रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बाप रे मुझसे कहीं पेपर ना हो पाए। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार। आप ऐसे क्वेश्चन को करो ही मत, आप इनके पीछे आपको भागने की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्या कसम खा लेनी है? हाथ से हाथ देकर के कसम खा लो कि जो भी नाम बेस्ड क्वेश्चन होगा उसको मैं करूंगा ही नहीं एग्जाम में। चलो अब देखो, मैं आपको स्मार्ट वर्क करना सिखा रहा हूं। हार्ड वर्क आपने पूरे साल में कर लिया, अब हार्ड वर्क करने का वक्त नहीं है मेरे बच्चों, अब वक्त है एग्जाम के वक्त स्मार्ट वर्क करने का। अब आपको अपने हार्ड वर्क को अब स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर देना है। बस आपका रिजल्ट कहीं नहीं गया, 90 प्लस नंबर आपको इकोनॉमिक्स में इजीली आ जाएंगे। मैं फिर से बोलता हूं, मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लोगों को शेयर कर दो कि हर अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि पूरे एग्जाम के दौरान मैं रहने वाला हूं आपके साथ कनेक्टेड, और एकमात्र ऐसा चैनल जो बिहार बोर्ड के बच्चों को लेकर के इतना सीरियस है। चलो ठीक है बच्चों, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। आज मैं बात करने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। सब्जेक्टिव का भी एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि बच्चों को कैसे आंसर्स को लिखना है और ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे लाना है। माध्यम चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, फर्क नहीं पड़ता, बहुत यूजफुल होने वाले हैं मेरा ये चैनल उन सभी बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होने जा रहे हैं। तो पहला कसम मैंने आपको क्या दिला दिया कि आपको नेम बेस्ड कोई भी क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दो। तो सबसे पहला टेंशन, आधी टेंशन तो क्वेश्चंस की यहां खत्म हो गई। दूसरी, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो दोनों में से एक एक चैप्टर छोड़ सकते हो, दो दो चैप्टर आप छोड़ सकते हो, चाहे माइक्रो हो चाहे मैक्रो हो, दोनों में से आपके पास ऑप्शन है एक एक चैप्टर छोड़ने का। तो मैक्रो में क्या छोड़ना है और माइक्रो में क्या छोड़ना है ये आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, आपके अपनी तैयारी के ऊपर है कि आप क्या छोड़ना चाहते हो। अंतिम समय में, अंतिम समय में अब वक्त नहीं है हार्ड वर्क करने का, स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क में 2 से 3 चैप्टर आप मैक्रो के छोड़ सकते हो, 2 से 3 चैप्टर आप माइक्रो के छोड़ सकते हो। तो मेरे अनुभव से मुझे ऐसा लगता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में बच्चों को प्रोड्यूसर से रिलेटेड जो चैप्टर है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाले प्रोड्यूसर से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब के सब आपको छोड़ देने चाहिए। 3 से 4 चैप्टर हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर आपको टफ लगे, जनरली बच्चों को यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरली बच्चों को टफ लगता है,
डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं आय एवं रोजगार का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जनरली बच्चों को ये टफ लगता है तो आप मैक्रो में ये वाले पोर्शन को आप छोड़ सकते हो, लेकिन छोड़ोगे नहीं। जिनका अच्छा है मैं छोड़ने के लिए उसको कह रहा हूं जिसकी तैयारी बिल्कुल गायब है, अभी तक जिसको पता ही नहीं है कि क्या करना है, जो फ्रस्ट्रेटेड बैठा है कि हे भगवान बचा लो जैसे तैसे। तो आप डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हिंदी में क्या कहते हैं? आय और रोजगार का निर्धारण, आय और रोजगार का निर्धारण, ये वाला चैप्टर आप छोड़ के जा सकते हो। और माइक्रो में प्रोड्यूसर से रिलेटेड जितने सारे चैप्टर हैं, कॉस्ट के बाद रेवेन्यू आप पढ़ लेना, रेवेन्यू के बाद प्रोड्यूसर से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब के सब आप छोड़ सकते हो। चलो बच्चों, तो फिलहाल अब जो है हम आगे डिस्कशन करेंगे। आज इस वीडियो का मकसद है कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल टेस्ट पेपर जारी किया गया है मैं आपको वो प्रैक्टिस करवा दूं और क्वेश्चन कैसे करते हैं वो सारे टिप्स एंड टेक्निक्स बता दूं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आज हमारे मिलने का मकसद है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल टेस्ट पेपर जारी किया गया है उसको हम करेंगे। और करवाया किसके द्वारा जाएगा, जरा एक बार अपनी जुबान से बोल दो, किसके द्वारा करवाया जाएगा? किसके द्वारा बच्चों? आशुतोष सर के द्वारा, जो कॉमर्स के बच्चों को पूरा कॉमर्स पढ़ाते हैं और आर्ट्स के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। ऐसा सब्जेक्ट जो बेहद ही आसान है, बेहद ही इंटरेस्टिंग है और जो आपकी सफलता में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स की जानकारी बहुत रेयर लोगों के पास है। पूरा का पूरा देश इकोनॉमिक्स के ऊपर टिका है, पूरी की पूरी इकोनॉमी इकोनॉमिक्स के ऊपर टिकी है। और अगर आप इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हो तो आपको अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि आपकी वैल्यू आने वाले वक्त में बहुत अधिक होने वाली है अगर आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज है। तो स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड आइए शुरुआत करते हैं अपने मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने की तरफ। चलो अच्छा, एक चीज और बेसिक चीज डिस्कशन कर दूं मैं आपसे एग्जाम को लेकर के कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन तीन फॉर्मेट में आते हैं। सबसे पहला आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले क्या आता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद क्या आता है? शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। और इसके बाद बच्चों आता है आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। और मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव की तो 100 क्वेश्चन आता है जिसमें आपको करने होते हैं कितने? 50। शॉर्ट आंसर की मैं बात करूं तो ये आपको लगभग 30 क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको करने होंगे सिर्फ 15। और लॉन्ग आंसर 8 क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको करने होंगे कितने क्वेश्चन? सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो आपसे बिहार बोर्ड इतना अच्छा बोर्ड है जो पूछने जा रहा है 138 क्वेश्चंस, 138 क्वेश्चंस आपसे पूछने जा रहा है। आपके क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 138 नजर आएंगे जिसमें आपको करने हैं सिर्फ कितने? 50 प्लस 15 65, 65 प्लस 4 69, मतलब आधे क्वेश्चन 50% क्वेश्चन जो बाहर के बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, बाहर के स्टेट्स के, वो कह रहे होंगे सर मां कसम अपन को भी बिहार में शिफ्ट हो जाना है भैया। ऐसा बोर्ड तो देखा ही नहीं हमने जो 50% से ज्यादा का मार्जिन दे बच्चों को सवाल करने के लिए। और इसके बावजूद भी अगर आप ऐसे सब्जेक्ट्स में 90 प्लस नहीं ला पाते हैं तो सोचो फिर किस बोर्ड में जाके लाओगे बे? किस बोर्ड में लाके जाओगे? बाहर के बच्चे वीडियो को देखते होंगे, उनके मन में लड्डू फूट रहा है और तुम्हारे पास लड्डू खाने को है तो तुम तैयार नहीं हो रहे हो। अपनी तैयारी में धार लगानी है, धार लगाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना
पड़ेगा। तो बच्चों 50% का मार्जिन है जिसका हम पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करके अपनी प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आओ अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में और स्टार्ट करते हैं अपने मॉडल टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस को। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं अपने मॉडल टेस्ट पेपर को। बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो में, कनेक्ट रहें और चीजों को समझें। ठीक है, पेपर आपका 3 घंटे 15 मिनट का होगा, ये सभी बच्चों को पता होगा। 15 मिनट सर क्यों? 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलते हैं। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिए जाते हैं कि आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लें। लेकिन याद रखना बच्चों, बच्चे यही नहीं जानते कि इस 15 मिनट का इस्तेमाल कैसे करना है। इस 15 मिनट का इस्तेमाल कैसे करना है, अगर आप जानना चाहते हो कि इस 15 मिनट का इस्तेमाल ढंग से कैसे किया जाए, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि हाँ सर हम जानना चाहते हैं, इसके लिए आप एक अलग से वीडियो बना दें। तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि इस 15 मिनट का इस्तेमाल कैसे करें कि आपका पेपर समय पर कंप्लीट हो और आप ज्यादा से ज्यादा नंबर को स्कोर कर पाए। आप इस 15 मिनट को सिर्फ 15 मिनट ना समझें, बच्चे यही नहीं जानते हैं। कमेंट में लिख के बताएं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं इसके लिए आपको स्पेशल गाइडेंस दे दूंगा। ठीक है बच्चों, देखो जो मैंने बताया, टोटल 138 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 69 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, एक चीज और एग्जाम में याद रखना, बहुत बच्चों को यह नहीं पता होता कि एग्जाम में लेकर के जाना क्या क्या है। एग्जाम में लेकर के इकोनॉमिक्स के खासकर पेपर में आप एग्जाम में लेकर के जाओगे, मैं बताता हूं, पेंसिल, डार्क वाली पेंसिल लेकर के जाओगे, इरेजर रबड़ जिसको आप कहते हो, शार्पनर जिसको आप कटर कहते हो, ठीक है, स्केल, ब्लू पेन, बॉल पेन और उसके बाद ब्लैक बॉल पेन। ये सारी चीजें बच्चों छोटी छोटी हैं, लेकिन लाइफ में छोटी छोटी चीज बहुत मैटर करती है। एग्जाम में छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। बच्चे एग्जाम में पेन उठाया, एडमिट कार्ड उठाया और चले गए, नहीं नहीं, पेपर को प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में करना है। तो आप सब लेके जाएंगे, पेंसिल, 2 इरेजर, 2 शार्पनर, 2 ब्लू पेन, 2 ब्लैक पेन, 2 स्केल, सब कुछ आप एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। एक एक लेके नहीं जाना है। अगर कोई जरूरत पड़ी या किसी को और जरूरत पड़ी तो आप किसी की मदद भी तो कर सकते हो ना, ये भी तो सोचो। तो दो दो चीजें कैरी करके आपको एग्जाम में ले जानी है। आपकी छोटी से हेल्प किसी का एग्जाम अच्छा कर सकता है। ठीक है बच्चों, और याद रखना, अगर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 में आपको 50 करने हैं। सर मुझे तो सब आ रहा है, मैं 100 में 100 कर दूं। कर दे नलायक, तू कर दे, तू है ही नलायक। 50, लेकिन तुझे नंबर जो मिलेंगे वो फर्स्ट 50, पहले 50 जो तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, नंबर तुमको उसके सिर्फ मिलेंगे, अगले 50 की कोई अहमियत नहीं है। सर मैंने सिर्फ 60 किए, 10 एक्स्ट्रा कर दिए, क्या पता इस 50 में 10 गलती होगा तो सर इधर मिल जाएगा ना। हाँ तेरे पास ही दिमाग है, बिहार बोर्ड वाले तो कहते हैं, उनके पास तो कोई दिमाग ही नहीं है। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि पहला 50 क्वेश्चन जो भी होगा, फर्स्ट 50 क्वेश्चंस हम सिर्फ उसी को कंसीडर करेंगे, बाकी किसी को नहीं करेंगे। तो लेकिन आप ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करना, आप सिर्फ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। 50 का मतलब 50, दैट्स इट। ठीक है, चलो आओ जरा अब अपने एक एक चीज को डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। देखो चलो क्या लिखा है, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 100 हैव 4 ऑप्शंस, आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। जिनमें से क्लियर कह दिया कि केवल एक सही है, मतलब आप 2 पर टिक नहीं मार सकते, सिर्फ और सिर्फ एक सही है। यू हैव टू मार्क योर सेलेक्टेड ऑप्शन ऑन द ओएमआर शीट। आपको ओएमआर शीट दी जाएगी और उसको आपको अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर उत्तर पुस्तिका पर चिन्हित करें। आपको लिख देना है, ठीक है। ओएमआर शीट दी जाएगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए उसको ढंग से मार्क कर देंगे। चलो आओ अब देखते हैं
अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 सम सीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता नियम को किस नाम से जाना जाता है बच्चों, किस नाम से जाना जाता है? चैप्टर नंबर 3 के डिस्कशन में मैंने बताया था, इसको प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं, गॉसन का दूसरा नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गॉसन का पहला नियम याद है, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गॉसन का पहला, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी गॉसन का दूसरा नियम, तो ये भी हो गया। अधिकतम संतुष्टि का नियम, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ये भी उसका नाम हुआ। तो डी ऑप्शन जो दिख रहा है वो हमको दिख रहा है इनमें से सभी, तो बिल्कुल हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, इनमें से सभी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने औसर लागत अवधारणा का प्रयोग, औसर लागत अवधारणा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, औसर लागत को क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने औसर लागत अवधारणा का प्रयोग निम्न में से किसके बदले किया? तो किसके बदले किया भैया? आगम के बदले, रेवेन्यू के बदले? नहीं, लागत के बदले। बिल्कुल सही जवाब। तो जाहिर सी बात है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो बच्चा कॉन्सेप्ट है वो किससे निकला है? कॉस्ट का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? तो जब आप एक चीज को खरीदने के लिए, जैसे मान लो आपके पास ऑप्शन है कि आप 40 रुपया का, सॉरी, आपके पास ऑप्शन है, पेन कहाँ गया भैया, आजा, आपके पास 40 रुपया का एक पेन है, आपके पास 40 रुपया है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 40 का पेन खरीद सकते हो या आप 30 रुपए की मैगी खरीद सकते हो। तो जब आपने पेन खरीद लिया तो इस मैगी को क्या आप खरीद पाए? तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? 30 रुपया हो गई। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में क्लास में डिस्कस किया हुआ है। अभी चूंकि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जहां मुझे लगेगा कि क्वेश्चन को इंटरप्रेट कराना चाहिए वहां मैं आपको करवा दूंगा। स्टे कनेक्टेड विथ मी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो बहुत सिंपल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू। बच्चों देखो, वैसे तो मैंने आपको कहा है कि प्रोड्यूसर से रिलेटेड वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्रोड्यूसर, उसको छोड़ देना है, उसी का ये क्वेश्चन है। लेकिन इसके कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको जो फ्लो चार्ट अभी दिखाऊंगा, आप उस फ्लो चार्ट को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, और एज इट इज इससे संबंधित क्वेश्चन को ज्यादा इफ बट नहीं सोचना, जो मैं बताऊंगा एज इट इज एग्जाम में आएगा, एज इट इज कर देना। आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं अपने क्लासरूम में ये चैप्टर स्किप करवाया हूं और बच्चों को बोला हूं कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बच्चों क्या करना, छोड़ देना। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में आपको एक बेसिक नॉलेज दे देता हूं, जिसके आधार पर आप आसानी से 4 से 5 क्वेश्चंस एग्जाम में कर पाओगे। देखो, सवाल क्या पूछा कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है भैया? रिटर्न टू स्केल से, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न से, या नन ऑफ दीज। तो देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना प्रोडक्शन फंक्शन से, प्रोड्यूसर से रिलेटेड, तो आओ मैं एक फ्लो चार्ट आपको दिखा देता हूं, उसको डिस्कस कर लेता हूं, उसी के आधार पर आप चीजों को करोगे, उसी के आधार पर आप चीजों को करोगे बच्चों। देखो, यार हट जा भैया, ओ मेरे भैया, हट जा, ओ भैया हट जा। ओ भैया हट जा।
क्या हो गया? हट गया, फट गया बच्चों, हट गया। चलो, तो मैं आपको बता रहा था कि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे, तो याद रखना है लॉ ऑफ प्रोडक्शन में उत्पादन के नियम में हम दो चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहला रिटर्न टू फैक्टर और दूसरा रिटर्न टू स्केल। ये दो वर्ड याद रखना है, रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल। देखो, रिटर्न टू फैक्टर में क्या होता है बच्चों, सिर्फ एक फैक्टर जो होता है, जो एक साधन होता है वो परिवर्तनशील होता है, बाकी सारे के सारे साधन जो होते हैं वो स्थिर होते हैं। ये किसमें मैं बताया? रिटर्न टू फैक्टर, एक साधन के प्रतिफल में सिर्फ एक फैक्टर, एक साधन क्या होता है? परिवर्तनशील होता है, बाकी सारे के सारे फैक्टर्स स्थिर होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए दूसरा, इधर देखो रिटर्न टू स्केल, तो रिटर्न टू स्केल में क्या होता है? ऑल फैक्टर्स वेरिएबल, नो फैक्टर कांस्टेंट। यहां सारे के सारे साधन जो होते हैं परिवर्तनशील होते हैं। मतलब उत्पादन के जितने साधन हैं जो मैंने आपको बताए हैं अपने क्लासरूम में, क्या क्या बताए हैं? भूमि, याद है? भूमि, पूंजी, भूमि पूंजी, तीसरा तीसरा लैंड लेबर, श्रम, ठीक है, और चौथा इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो इनमें क्या होता है? रिटर्न टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल में ये सभी के सभी भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम, ये सभी के सभी बच्चों क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। लेकिन लेकिन अगर मैं रिटर्न टू फैक्टर की बात करता हूं, तो यहां सिर्फ एक फैक्टर वेरिएबल होता है, बाकी सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। तो अगर कोई ऐसा सवाल जो आपको कहे कि सिर्फ एक साधन परिवर्तनशील है, उसको क्या कहते हैं? रिटर्न टू फैक्टर या रिटर्न टू स्केल? तो रिटर्न टू फैक्टर। जहां कहे कि सारे साधन परिवर्तनशील है, वो क्या होगा? रिटर्न टू फैक्टर या रिटर्न टू स्केल। ऊपर देखो, वो पैमाने का प्रतिफल होगा या एक साधन का प्रतिफल होगा, क्या होगा वो? तो आप क्लियर कह सकते हो, जहां सारे वेरिएबल हैं वो क्या होगा? रिटर्न टू स्केल। अच्छा देखो, रिटर्न टू फैक्टर को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहा जाता है और रिटर्न टू स्केल को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम करता है किसमें? शॉर्ट पीरियड में, मतलब आसान भाषा में कहा जाए हिंदी में तो अल्पकाल में मैं ढंग से लिख देता हूं, अल्पकाल में। और रिटर्न टू स्केल काम करता है किसमें बच्चों? लॉन्ग पीरियड में। रिटर्न टू स्केल काम करता है लॉन्ग पीरियड में, बोले तो दीर्घकाल में। तो क्या क्या चीजें देखो, इन्हीं के आधार पर आप कई सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। कहने का मतलब है कि अगर आपसे पूछे कि शॉर्ट पीरियड में, अल्पकाल में क्या काम करता है, आपसे सवाल पूछेगा शॉर्ट पीरियड में क्या काम करता है? रिटर्न टू फैक्टर या रिटर्न टू स्केल? तो आपका आंसर क्या होगा? रिटर्न टू फैक्टर। मतलब एक साधन के प्रतिफल। पूछेगा कि लॉन्ग पीरियड में बताओ, लॉन्ग पीरियड में क्या काम करता है? तो लॉन्ग पीरियड में आप क्या कहोगे? रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ, दूसरा तरीका पूछेगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किससे संबंधित है? रिटर्न टू फैक्टर से या रिटर्न टू स्केल से? तो आप क्या कहोगे? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किससे रिलेटेड है? रिटर्न टू स्केल से। उसके बाद लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किससे संबंधित है? तो आप क्या कहोगे? रिटर्न टू फैक्टर से। ठीक है, तो इससे कई सारे सवाल इसी फ्लोचार्ट से आपसे बन जाएंगे। तीसरा तरीका पूछने का, पूछेगा कि जहां सिर्फ एक साधन परिवर्तनशील है बाकी स्थिर है, एक परिवर्तनशील, यहां देखो ये वाला पॉइंट, एक परिवर्तनशील बाकी स्थिर, क्या कहते हैं? रिटर्न टू फैक्टर। जहां सभी परिवर्तनशील हैं उसको क्या कहते हैं? रिटर्न टू स्केल। तो रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल, मुझे नहीं लगता कि अब आपको दिक्कत होगी। और बच्चों याद रखना, इस वाले सेगमेंट से आपके एग्जाम में आसानी से 4 से 5 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे।
अगर मेरी इतनी ही बातों को याद रखोगे, रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल, इन तीन अलग अलग एंगल से सोच लेना है, एक पीरियड के आधार पर, एक लॉ के आधार पर, और तीसरा फैक्टर्स के आधार पर। पीरियड के आधार पर अगर शॉर्ट पीरियड है तो रिटर्न टू फैक्टर, अगर लॉन्ग पीरियड है तो रिटर्न टू स्केल। ठीक है, अगर आप फैक्टर्स के आधार पर देखो तो अगर एक फैक्टर वेरिएबल है बाकी सारे फिक्स्ड हैं तो रिटर्न टू फैक्टर, और अगर सारे के सारे वेरिएबल हैं तो रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किससे रिलेटेड है, बोलो मेरे साथ, बोलते भी रहना है, नालायक बोलते भी रहना है। रिटर्न टू फैक्टर। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किससे रिलेटेड है, तो रिटर्न टू स्केल। बस यही तीन चीज आप याद रखोगे ना, यही तीन चीज। हिंदी देख लेना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी लिखा हुआ है, जहां मैं इंग्लिश बोल रहा हूं वहां आप हिंदी उससे रिलेट कर लेंगे। यही तीन चीज आप याद रखोगे, आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन इजिली आप सॉल्व कर पाओगे, इजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को शेयर कर देना उन सभी बच्चों से जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, गेस के भरोसे हैं, गेस के भरोसे ना रहे। अब क्वेश्चन एग्जाम में गेस ओरिएंटेड नहीं आता, फंस जाओगे, चीजों को नहीं समझोगे तो। चलो एक और चीज समझा देता हूं, ये जो हमारा हमने देखा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉन्ग पीरियड में काम करता है, तो इसमें भी तीन चीजें आती हैं। अभी आपको बस फ्लो चार्ट बना लेना है जो आपको मदद करेगा। इसमें तीन चीजें आती हैं बच्चों, क्या क्या, इंक्रीजिंग, क्या क्या आती हैं, तो इंक्रीजिंग पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पैमाने का स्थिर प्रतिफल, और पैमाने के घटते प्रतिफल। इसको मैं अंग्रेजी में भी मार्क कर देता हूं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। देखो यहां दो चीजें चलेंगी, यहां दो चीजें आपसे एग्जाम में वो पूछेगा और आपको ढंग से जवाब देना होगा। अगर ढंग से जवाब नहीं दोगे तो फंस जाओगे। वो आपसे पूछेगा, एक शब्द आपको इस्तेमाल वो करेगा, ध्यान से देखना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और दूसरा पूछेगा, दूसरा आपको वर्ड यहां काम करेगा आपके लिए, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसको हिंदी में कहते हैं पैमाने की हानियों से, पैमाने की हानियों से, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हम हिंदी में कहते हैं पैमाने की बचतें। क्या कहते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बच्चों याद रहे, यहां आपके एग्जाम में आपसे दो चीज तो एकदम पूछेगा, श्योर शॉर्ट है, श्योर शॉर्ट है, आप मान के चलो। और ये अगर आप समझ गए, और अगर आप ये समझ गए तो आप मान के चलो कि अब आपका सवाल गलत नहीं हो सकता, अब आपका सवाल गलत नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज को बस समझ लो जो समझाने तुमको जा रहा हूं, बस बस। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, इससे ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। देखो अब आपसे क्या पूछेगा, वो ऐसे कहेगा, मैं मान लेता हूं इसको मैं नाम दे दिया आसान भाषा में ए, और इसको मैं आसान भाषा में दे दिया बी। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को, पैमाने की बचतों को, और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल को। तो आपको तीन अलग अलग सिचुएशंस एग्जाम में देगा, आपको 3 डिफरेंट सिचुएशन एग्जाम में दे सकता है, तीन अलग अलग परिस्थिति देगा, 3 डिफरेंट सिचुएशंस। कॉन्सेप्ट ही समझा दे रहा हूं ना, लो ना, इससे आराम से 6 से 7 क्वेश्चन कर पाओगे, टेंशन क्यों लेते हो। 3 डिफरेंट सिचुएशन आपको देगा, पता है क्या क्या। पहला सिचुएशन आपको दे देगा, बोलेगा कि बताओ पहला सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन और तीसरा सिचुएशन। पहला बोल देगा कि ए बड़ा है बी से, दूसरा दे देगा ए बराबर है बी के, और तीसरा दे देगा ए जो है वो छोटा है बी से। ये तीन अलग अलग सिचुएशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ क्या काम करेगा। ए और बी का मतलब,
ए का मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल, याद रहे भूलना नहीं है, ए का मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल और बी का मतलब डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब वो बोला कि अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल पैमाने की बचतें अधिक हैं पैमाने की हानियों से, अगर पैमाने की बचतें इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज ग्रेटर देन पैमाने की हानियों से, तो पूछेगा कि बताओ, वो पूछेगा कि बताओ कि वो पैमाने का कौन सा प्रतिफल है, वो पैमाने का कौन सा प्रतिफल है। तो देखो पहला वाला केस जब ए बड़ा होगा बी से, ये याद रखो यहाँ, ये वाला केस कब होता है, जब ए बड़ा होता है बी से। पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ये कब होता है, जब ए बराबर होता है बी के। ए और बी का मतलब मैंने आपको बता दिया है, ए का मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल लिखा हुआ है नीचे देख लो भैया, ए का मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल और बी का मतलब, तो आप ए बी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं यूज किया हूं कि आपको चीजें याद हो जाएं और एग्जाम में आप धड़ल्ले से क्वेश्चन कर दो। और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अगर अच्छा लगा हो, मजा आ गया हो और चीजें समझ में आ गई हो तो कमेंट में लिख भी देना सर मजा आ गया, मजा आ गया, और अपने दिल से जो तुम्हारे आवाज निकले आशुतोष सर के लिए वो कमेंट में लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन दिल से लिखना भैया बस। ठीक है, तो अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल बड़ा है डिस इकोनॉमीज से तो वो क्या दर्शाता है बच्चों, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल बराबर है डिस इकोनॉमीज के तो वो क्या दर्शाता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और अगर अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज लेस देन डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो क्या दर्शाता है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, पैमाने का घटता प्रतिफल। अब ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है ये आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे साल जब नहीं जाने तो अभी क्या जान लोगे, अभी बताएंगे तो कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो अभी आपको सिर्फ रट लेना है कि अगर ए बी से बड़ा है, इकोनॉमीज ग्रेटर देन डिस इकोनॉमीज, तो ये इस केस में ये और इस केस में ये। ठीक है बच्चों, इन्हीं दो चीजों के आधार पर, इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स के आधार पर बच्चों आप इस टॉपिक से अब अगर सवाल आते भी हैं तो आप आसानी से 6 से 8 सवाल इजीली कर जाओगे। 6 to 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व करने के लायक हो गए हो। अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, टेंशन की बात नहीं है। 6 से 8 क्वेश्चन आप इजीली कर दोगे बिना किसी घबराहट के। क्लियर है बच्चों? तो आओ जरा एक बार अब अपने क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं जहां हमने बात इस चीज को समझना शुरू किया था। आ जाओ जरा दोबारा से क्वेश्चन पर। देखो जरा क्या बोलता है, बोलता क्या है, और जिसको भैया अभी दिक्कत है वो चैप्टर ही स्किप कर दे। सबसे बढ़िया बात, सबसे आसान बात, जिसको अभी दिक्कत है वो चैप्टर ही स्किप कर दे। सबसे आसान क्या बताया था बच्चों, देखो अब देखो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ये क्या पूछा, दीर्घकालीन। अभी मैंने बताया था अल्पकालीन और दीर्घकालीन के हिसाब से, अगर अल्पकाल था तो क्या था, रिटर्न टू फैक्टर, और दीर्घकाल था तो रिटर्न टू स्केल। तो दीर्घकालीन देखते आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए। जैसे ही आपने देखा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन देखते आपके दिमाग में देखना ही नहीं है क्या, रिटर्न टू स्केल। तो ऑप्शन ए जो है हमारा, ऑप्शन जो ए है बच्चों यहाँ हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है, रिटर्न टू स्केल। कैसे चूज करेंगे, कैसे चूज करेंगे, समझ गए ना। अच्छा देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, अभी मैं आपको समझा के आया हूं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहां काम करता है, शॉर्ट रन में, और शॉर्ट रन को क्या कहते हैं, रिटर्न टू फैक्टर। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, लॉन्ग रन, क्वेश्चन में क्या पूछा, लॉन्ग रन, तो हमारे काम का ही नहीं है। वेरिएबल वाला तो किसमें काम करता है, शॉर्ट में ना। तो आप ऐसी भी चीजों को कर सकते हो। तो रिटर्न टू स्केल इज द करेक्ट आंसर। इस कॉन्सेप्ट पर हम बच्चों अपने कई सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। फ्लो चार्ट को बना लेना, बार बार रिवाइज कर लेना, दिक्कत हो मेरे इस वीडियो को बार बार देख लेना। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप इजिली एग्जामिनेशन में 6 से 8 क्वेश्चन कर दोगे बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चीजों को और डीपली समझे हुए। जितना समझा दिया ना उतना ही काफी है, उतना ही काफी है। आपने क्लास नहीं करी कोई बात नहीं है, मेरी बातों को बस ध्यान से सुने और उतने को कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे
पूरे एग्जामिनेशन के दौरान आप मुझसे जुड़े रहें। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या सूक्ष्म अर्थशास्त्र से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स? भैया वो पूछा क्या कि इनमें से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित है? माइक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों, तो प्रोडक्शन फंक्शन बिल्कुल, प्राइस डिटर्मिनेशन बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूशन हाँ इसी में पढ़ते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। चलो क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ति वक्र की ढाल होती है द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। द स्लोप ऑफ बच्चों सप्लाई कर्व, स्लोप पूछता है सप्लाई कर्व का, याद है क्लासरूम में? क्लासरूम में याद है आपको, बनाया भी था, आपको बताया भी था। ऐसे देखो, ये एक्सिस है हमारा, क्या है ये? एक्सिस है, ठीक है। तो सप्लाई कर्व कैसा स्लोप का था बच्चों? अपवार्ड स्लोप का था, ऐसा ऐसा मैंने बनाया था, एस एस। यहां एक्स एक्सिस पर क्या लिखा था? क्वांटिटी सप्लाइड, पूर्ति की मात्रा। और वाई एक्सिस पर क्या लिखा था? वाई एक्सिस पर क्या लिखा था बच्चों? प्राइस। तो जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ता था वैसे वैसे हमारा सप्लाई भी क्या था बच्चों? बढ़ता था। तो ये अपवार्ड स्लोपिंग पूछ रहा है, ये अपवार्ड स्लोपिंग, पूर्ति वक्र की ढाल होती है। अपवार्ड स्लोपिंग को पॉजिटिवली स्लोप भी कहते हैं, पॉजिटिवली स्लोप्ड ऑल्टरनेट नाम याद रखो। और डाउनवर्ड स्लोपिंग को नेगेटिवली स्लोप्ड कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज पॉजिटिव। निगेटिव किसका होता है? डिमांड कर्व का। निगेटिव इसका आंसर नहीं होगा। निगेटिव किसका होगा? डिमांड कर्व का। चलो इसका हो जाएगा पॉजिटिव, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस बाजार में फर्म स्वतंत्र रूप से, वाह वाह वाह, वो पूछता है कि फर्म किस बाजार में स्वतंत्र रूप से मूल्य निर्धारण नहीं कर सकती? मतलब कहता है कि किस बाजार में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट फर्म कैन नॉट डिटरमाइन प्राइस इंडिपेंडेंटली? किस बाजार में फर्म के पास प्राइस को फिक्स करने का अधिकार नहीं होता? मोनोपोली के पास? बिल्कुल गलत, मोनोपोली तो खुद करता है। परफेक्ट कंपटीशन, हाँ सर, हाँ परफेक्ट कंपटीशन याद है, मैंने बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म होती है वो क्या होती है? वो कीमत प्राप्त करता होती है या कीमत निर्धारक होती है? प्राइस टेकर होती है या प्राइस मेकर होती है? तो कीमत प्राप्त करता होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन में उसके पास अधिकार नहीं है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? परफेक्ट कंपटीशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कौन तय करता है? बाजार करता है। और बाजार में कौन लोग मिलके? डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई, मोनोपोली वाला तो खुद कर लेता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन, अच्छा ये क्या लोचा है भैया? तो इम्परफेक्ट में ही तो आते हैं मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। याद है क्लास में फ्लो चार्ट बनवाया था। सारी के सारे क्वेश्चंस मैंने कहा था ना 100% आप क्वेश्चन कर दोगे एग्जाम में, कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर पढ़ाई करोगे। क्वेश्चन नंबर 7, बाजार मूल्य, बाजार मूल्य साम्य मूल्य से, मार्केट प्राइस इज, बोलता क्या है कि मार्केट प्राइस क्या क्या हो सकता है? अधिक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इनमें से सभी, तो ऑप्शन हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मार्केट प्राइस जो होता है वो ज्यादा भी हो सकता है ना भैया। अरे इक्विलिब्रियम प्राइस तो वो प्राइस होता है, याद है? इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होता है जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं। ये हमारा डिमांड, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये लो, ये हमारा डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, ये दोनों जहां इंटरसेक्ट किए हैं, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है एस एस, ये दोनों जहां इंटरसेक्ट किए हैं यही इक्विलिब्रियम प्राइस होता था। तो क्या बोलता है कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, संतुलन का कीमत है, वो ज्यादा भी हो सकता है मार्केट प्राइस से। ठीक है, मार्केट प्राइस ज्यादा भी हो सकता है इससे। ठीक है, मतलब प्राइस कहने का मतलब है, वो कहना चाह रहा है कि प्राइस यहां भी हो सकता है, यहां, और प्राइस वो कहता है यहां भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। अब क्वेश्चन नंबर 8, किस बाजार में वस्तुओं एक सी कीमत पर बेची जाती हैं? अरे वाह, अरे वाह, जबरदस्त। किस बाजार में वस्तुएं एक सी कीमत पर बेची जाती हैं, मतलब जो प्राइस है वो उस बाजार का कांस्टेंट है। ऐसा किस बाजार में होता है भैया? ऐसा किस बाजार में? इंपॉर्टेंट लिख लो, बच्चे फंस जाते हैं। मार्केट चैप्टर में इन डिटेल एनालिसिस सभी बच्चों को कराया है। किस बाजार में? इन विच मार्केट कॉमोडिटीज, कॉमोडिटीज आर सोल्ड एट अ सेम प्राइस। किस बाजार में सेम प्राइस कीवर्ड है। तो याद है परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर होता है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बायर के पास चीजों का परफेक्ट नॉलेज होता है। मोनोपोली में तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन संभव है, एक ही सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, तो परफेक्ट कंपटीशन। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेम प्राइस पर किस बाजार में बेचता है? तो बच्चों परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट में तो होगा ही नहीं, इम्परफेक्ट में तीनों आ गए, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये सवाल पूछा कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी बता दो। वो कहता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या क्या है? तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाँ भैया ये सही लगता है। हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस्ड गुड्स इन द इकोनॉमी, बिल्कुल ये भी है। तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो जल्दी से कमेंट भी करते चलो भैया, चैनल को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, चीजें अच्छी लग रही हैं। डिटेल्ड एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 10, किस साधन में अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता? अरे बाप रे बाप, देखो आ गया। किस साधन में अल्पकाल, अल्पकाल का मतलब शॉर्ट टर्म, इन विच फैक्टर देयर इज नो चेंज इन द शॉर्ट पीरियड, इनमें से किसमें शॉर्ट पीरियड में कोई बदलाव नहीं हो सकता? तो बदलाव नहीं उसमें हो सकता है जो फिक्स्ड है, बदलाव उसमें नहीं होगा ना जो फिक्स्ड है। तो देखो ऑप्शन में कोई फिक्स्ड नाम का दिख रहा है, क्या दिख रहा है? फिक्स्ड फैक्टर। तो बिल्कुल इस सवाल का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मॉडल पेपर जो भी बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर गलत भी रखे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। नाम ही है देखो, कई बार एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। वो पूछता है कि इनमें से कौन सा शॉर्ट पीरियड में नहीं बदला जा सकता। नहीं किसको बदला जा सकता? नाम क्या है? वेरिएबल फैक्टर। ये कह ही रहा है परिवर्तनशील है, तो ये तो गलत ही हो गया। फिजिकल फैक्टर्स को आप बदल सकते हो, ह्यूमन फैक्टर्स को बदल सकते हो जो आपके नियंत्रण में है। आप क्या नहीं बदल सकते? तो फिक्स्ड फैक्टर को। वेरी सिंपल। क्लियर है बच्चों?